शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम अलंकार का अध्ययन कर रहे थे। अलंकार को हमने दो प्रकार से आपको बताया था, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। ठीक है, उभय अलंकार की भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। आज अलंकार के क्रम में पार्ट 11वां होगा। इसका मतलब 10 पार्ट अलंकार से रिलेटेड आ चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, क्रम से अलंकार की शुरुआत से लेके पूरा शब्द अलंकार जितना मैंने आपको बताया है, शब्द अलंकार के 6 पार्टों को हमने बताया जहां जहां से प्रश्न बनते हैं, वे सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अर्था अलंकार आपका चल रहा था। अर्था में उपमा हो गया है, रूपक हो गया है। आज उसी क्रम में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, उपमा अलंकार को मैंने आपको बताते समय बताया था कि उसके 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये लगभग अर्थ अलंकार के जितने भी भाग हैं उनमें यह काम करता रहेगा। इसलिए उपमा अलंकार में आपको मैंने स्पष्ट रूप से एक एक को परिभाषित किया था कि उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, साधारण धर्म और वाचक शब्द क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने पीछे आपको बता दी थी। उपमेय प्रत्यक्ष होता है, उपमान अप्रत्यक्ष होता है। बस इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आसानी से करते जाएंगे। ठीक है, रूपक अलंकार में मैंने क्या बताया था, पीछे जब मैंने रूपक अलंकार बताया था तो उसमें मैंने यह बताया था कि जहां पे उपमेय और उपमान में भेद को खत्म कर दिया जाए, जो उपमेय है उसी के समान उपमान कर दिया जाए, मतलब भेद ही खत्म हो जाए, उपमेय को उपमान ही मान लिया जाए, वहां पे रूपक अलंकार होता था। मैंने कहा था ना, मुख चांद है, मतलब चेहरा क्या है, चांद है, उसमें उपमेय उपमान का कोई भेद ही नहीं है। उपमेय क्या है, चेहरा है, और चांद क्या है, उपमान है। लेकिन कहा क्या जा रहा है, चेहरा चांद मतलब मुख चांद है, तो वहां पे क्या था, रूपक अलंकार था, क्योंकि उपमेय उपमान में कोई भेद नहीं था, भेद खत्म कर दिया गया था, तो वो रूपक था। आज जो आप देखेंगे वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा इसकी क्या है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, या कह सकते हैं कि उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय आप जानते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से होता है, उपमान क्या है, जो अप्रत्यक्ष होता है, जिससे तुलना की जा रही है वह उपमान है, जिसकी की जा रही है वह उपमेय है। क्योंकि जिसकी तुलना आप कर रहे हैं वह प्रत्यक्ष होगा, लेकिन जिससे कर रहे हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, ठीक है, और जस्ट रूपक में क्या था, उपमेय को ही उपमान मान लिया गया था, मतलब भेद समाप्त कर दिया गया था। लेकिन यहाँ क्या है, उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है, या कह सकते हैं उपमेय में उपमान की कल्पना की जा रही है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरणों के मान से समझिएगा। एक चीज और ध्यान देखिएगा कि यहाँ पे जो वाचक शब्द होता है, इससे आप इसको पहचान सकते हैं कि कौन ये उत्प्रेक्षा अलंकार है कि और कोई है। कौन कौन से शब्द आपको मिलेंगे, मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ठीक है, या ज्यों, ये सारे शब्द आपको अगर मिलते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आप आंख बंद करके लगाइए, मनु, मानो, मनहु, ज्योनु, जानो, जनहु, ज्यों, ऐसे आदि शब्द मिलते रहेंगे। मोस्ट रूप से यही शब्द अधिकतर मिलते हैं, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिएगा, सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। देखो यहाँ पे आ गया है शब्द मानो। मैंने कहा वाचक शब्द अगर आते हैं मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, तो ये क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो मानो यह शब्द आ गया है, इसलिए यह जो उदाहरण है इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में उपमान की संभावना, अगर इस परिभाषा को देखेंगे तो सिर, सिर को क्या माना गया है, अरुण रंग, क्या मतलब लाल रंग की संभावना व्यक्त की गई कि सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो, मतलब लाल रंग से बना घड़ा हो, उस तरीके से उसका सिर फट गया, मतलब उपमेय में उपमान की घड़े में सिर की संभावना की जा रही है। ठीक है, उपमेय में उपमान की मतलब सिर या घड़े रंग की तुलना कर रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं।
तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर आपको यह समझने में नहीं आ रहा है तो आप इन शब्दों को पकड़िएगा। तो यहाँ पे देखिए मानो शब्द है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो दूसरा देखिएगा, फूले कांस सकल मही छाई, फूले कांस सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, ठीक है। अब देखिए जनु आ गया, जनु जानो मनहु मानो, ये कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप पहचानेंगे जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो जाए, जैसे यहाँ पे देखिए उपमेय में उपमान की संभावना हो गई, ठीक है। तो या तो मानो मानो या जनु जानो ऐसे शब्द भी मिलेंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। फूले कांच सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुझाई, ठीक। ये भी क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। कैसे है? ये वाचक शब्द इनमें आए हुए। आइए और उदाहरणों को देखते हैं जिससे और स्पष्ट हो जाए। जैसे और उदाहरण देखिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार का, ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेके स्वर्ण। ये देखिएगा पूरी पंक्तियां, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेके स्वर्ण। ज्यों आया है तो वैसे भी वाचक शब्द आता है ज्यों, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर आप इसे इस उदाहरण के थ्रू देखेंगे तो कह रहा है, कवि क्या कह रहा है कि ले चला साथ में तुझे कनक, कनक मतलब धतूरा, मैं धतूरे को अपने साथ इस तरीके से ले जा रहा हूं जैसे कोई भिखारी क्या स्वर्ण मतलब सोने को ले जाता है। भाई भिक्षुक मतलब भिखारी को जितना प्रिय या जितना मूल्यवान स्वर्ण प्रतीत होता है उतना ही मूल्यवान क्या धतूरा कवि को प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही, कनक मतलब धतूरे को सोना के समान बताया जा रहा है, यहाँ पे संभावना बताई जा रही है। तो क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। तो मनु मानो, मनहु, जनु जानो जनहु, तो मानो आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। जब इतनी लंबी पंक्तियां आएंगी अगर वो उत्प्रेक्षा अलंकार से संबंधित होंगी तो ये वाचक शब्द आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, जो ऐसे शब्द आते हैं तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए एक दो उदाहरण और समझ लेते हैं। देखिए और उदाहरणों में, सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रभात। अब देखिए यहाँ पे कहा है सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रभात। मनहु मतलब मनु मानो जनहु जानो आ गया तो क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। आप ऐसे जब पढ़ेंगे तो यहाँ आपको ये शब्द वाचक शब्द मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार सीधे तौर पे आपको पता चल जाएगा। वैसे इसको अर्थ जानने का कोई बहुत यहाँ पे जरूरत नहीं है, केवल आपको पहचानना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चमचमात चंचल नयन, बीच घूंघट पट झीन, मानहु सूर सरिता, विमल जल उधरत युगमीन, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए मनु मानो मानहु आ गया, मनहु है मानहु, ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार को बता रहा है वाचक शब्द रूप में। हालांकि इसका जब अर्थ निकालेंगे तो आपको उपमेय में उपमान की संभावना प्रतीत होगी दोनों उदाहरणों में, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है और ये वाचक शब्द आपको जानना है। मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, जो ये अगर आ रहा है तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार था, महत्वपूर्ण होता है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अभी मैं आपको एक एक अलंकार बता रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है कि अगले पार्ट से मैं संख्या बढ़ा दूंगा क्योंकि मैं अब अलंकार की समाप्ति की तरफ, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा एक दो पार्ट में अलंकार आपका समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे पढ़िए लेकिन ठोस पढ़िए, जो पढ़िए वो ठोस हो, ठीक है। तो आज के पार्ट में फिलहाल इतना है।